Hello everyone, I am ML Goyal, former principal and lecturer of स्कूल एजुकेशन। बिना देर किए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्ट 7। पार्ट 6 में जहां से हमने छोड़ा था उससे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने पार्ट 6 नहीं देखा है तो पार्ट 6 पहले देखिए, उसके पश्चात ही पार्ट 7 देखें, क्योंकि पार्ट 6 के एंड में हमने पढ़ा था एक्रूड इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इनकम। तो एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम का तात्पर्य क्या है, यह मैंने आपको उस समय समझाया था। हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी एंट्रीज के बारे में, एडिशनल एंट्री के बारे में, खातों में किस प्रकार दिखाते हैं और बैलेंस शीट में, P&L में किस प्रकार से दर्शाते हैं। चलिए समझते हैं इसको। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें हमें करना क्या है। जो इनकम अर्जित हो चुकी है पर प्राप्त नहीं हुई है, यह इस वर्ष की इनकम है, तो हमारी इनकम में शामिल होनी चाहिए। और इनकम का जो बैलेंस है वह बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाने के लिए उस अकाउंट को फिर से क्रेडिट करेंगे, अर्थात इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए एंट्री में टू रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट, क्रेडिट को फिर से क्रेडिट किया, क्लियर। और किस खाते को डेबिट करेंगे, एक नया खाता खोलेंगे जिसका नाम होगा एक्रूड इनकम अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। अगर प्रश्न में आपको स्पष्ट लिखा है आउटस्टैंडिंग इनकम या बकाया आय, तो आप ये माने कि यह आउटस्टैंडिंग इनकम है, अन्यथा एक्रूड इनकम शब्द का ही प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम और अच्छी तरह समझते हैं। तलपट में ट्रायल बैलेंस में 31/3/2023 को CR साइड में ब्याज इंटरेस्ट के 2000 रुपये लिखे हुए हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और ट्रायल बैलेंस में लिखा है इंटरेस्ट और CR साइड में राशि लिखी है कितनी, 2000। इसका मतलब ये हमारी इनकम है। तलपट के बाहर या नीचे उपार्जित ब्याज एक्रूड इंटरेस्ट ₹500 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि कुल इंटरेस्ट हमें प्राप्त होना चाहिए था 2500 और प्राप्त कितना हुआ, 2000। कितना प्राप्त नहीं हुआ, 500। तो 500 जो है वह है एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए, यह जनरल प्रविष्टि ब्याज प्राप्त की पहले से ही हो चुकी है, तो यह एंट्री क्या बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 2000 रुपीज। इसीलिए तलपट के CR साइड में इंटरेस्ट की राशि लिखी हुई कितनी, 2000। तो यह एंट्री पहले से ही हो रखी है। अब समझते हैं कि समायोजन एडजस्टमेंट क्या है। आपको समझना जरूरी है कि हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, तभी आप किसी खाते को डेबिट या क्रेडिट कर पाओगे। तो समायोजन क्या है हमारा, समायोजन है ₹500 ब्याज या इंटरेस्ट खाते में जोड़ना है, क्लियर। और किसी खाते को बढ़ाना है या घटाना है, तो सबसे पहले देखिए उस खाते का बैलेंस कौन सा है। अगर मान लीजिए उस खाते का बैलेंस डेबिट है, बढ़ाना है फिर से डेबिट कीजिए, घटाना है तो उल्टा कीजिए, क्रेडिट कीजिए। किसी खाते का बैलेंस क्रेडिट है, बढ़ाना है तो फिर से क्रेडिट कीजिए और घटाना है तो डेबिट कीजिए। मेरी इस लाइन को अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। तो यहाँ पर जो इनकम है वो है इंटरेस्ट और उसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये देखिए समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टमेंट एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यह हो गया 500 रुपीज। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो है वह उस व्यक्ति का खाता है जिससे हमें ब्याज प्राप्त करना है, अर्थात अब हमने उसे देनदार बना दिया, डेटर्स बना दिया, और यह हमारी संपत्ति है। नरेशन देखिए, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, क्लियर। अब समझते हैं कि इसे लेजर में किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो एंट्री पहले हो चुकी है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसे हम लिख देंगे बाय कैश 2000। अब एडिशनल एंट्री हमने की है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसे भी लिखिए
बाय एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर। और इस खाते को बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, तो हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट 2500 अकाउंट को बंद कर देंगे। दूसरा अकाउंट है एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट की जो प्रविष्टि है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इस खाते में हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट। और यह जो अकाउंट है यह बैलेंस शीट में दर्शाएंगे, अतः बैलेंस से बंद होगा बाय बैलेंस CD। अब नेक्स्ट है अंतिम खातों में या फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर इनकम है, तो इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ जो कि नगद प्राप्त हो चुका है। 500 रुपये अर्जित है, ऐड कर दीजिए 2500। तो इस वर्ष के लाभ हानि खाते में जो इनकम आनी चाहिए वह इनकम पहुंच गई। क्लियर। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में इसे दिखाएंगे संपत्ति पक्ष में। यह व्यक्तिगत खाता है और यह हमारी संपत्ति है 500 रुपये जो प्राप्त होना बाकी है। नए वर्ष में, नए वर्ष का मतलब नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2023 को आपको इस समायोजन एंट्री की विपरीत प्रविष्टि करनी है। क्लियर। तो एंट्री देखिए, नए वर्ष के प्रारंभ में विपरीत प्रविष्टि, तो जो सही एंट्री है आपके सामने, इस एंट्री को उल्टा कर दीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। यह प्रविष्टि इसलिए करते हैं कि उस वर्ष के लाभ हानि खाते पर जो उसका प्रभाव है वह पड़े, और अगर मान लीजिए वह राशि लेस करनी है तो लेस हो जाए। इस एंट्री से स्वतः ये कार्य हो जाता है। अब एक और प्रश्न हम ले रहे हैं जिससे हम समझेंगे कि एक्रूड इनकम में और क्या क्या बातें हो सकती है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में उतारिए और जो मैंने आपको समझाया है उसके अनुसार एक बार इसे हल जरूर कीजिए। फिर मेरा जो हल है उससे आप इसे चेक कीजिए, क्या गलती हो रही है, क्या संशय है, उसे भी दूर कीजिए। चलिए समझ लेते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक्रूड रेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि हमें इसकी विपरीत प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट 4000 रुपीज़। जो भी इसकी सीधी एंट्री है उसको विपरीत एंट्री कर दीजिए। वर्ष भर में जो रेंट हमें प्राप्त हुआ है उसकी प्रविष्टि कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 22,000। अब देखिए वर्ष के अंत में क्या पोजीशन है, हमें किराया कम प्राप्त हुआ, अधिक प्राप्त हुआ, एक वर्किंग नोट से पता करते हैं। देखिए यह है वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 31 मार्च 2023। समझिए एक महीने के 2000 रुपीज़ है, तो 12 मंथ के मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000। हमें वर्ष में प्राप्त हुए 22,000, लेकिन इसमें 4,000 रुपीज़ प्राप्त हुए हैं कब के, पिछले वर्ष का जो एक्रूड था इस वर्ष ओपनिंग बैलेंस बन के आया, तो पिछले वर्ष की जो राशि है वह पहले प्राप्त होगी, यह माना जाता है जब तक कि प्रश्न में स्पष्ट नहीं लिखा हो। तो 22,000 में से 4,000 माइनस कर दीजिए एक्रूड का ओपनिंग, क्योंकि यह इस वर्ष का नहीं है, तो अमाउंट आता है 18,000। प्राप्त होना चाहिए वर्ष में आपको 24,000, प्राप्त हुआ 18,000, इसका मतलब 6,000 रुपीज़ हमें कम प्राप्त हुआ है, तो वह आय जो अर्जित कर ली है प्राप्त नहीं हुई है, एक्रूड इनकम कहलाती है। तो एक्रूड रेंट की प्रविष्टि कर दीजिए, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट 6,000 रुपीज़। और देखिए मैंने यहाँ पर नंबर 1 लगाया है, यह आपको समझना है, वर्किंग नोट का नंबर है ये वर्किंग नोट नंबर 1। अब समझिए कि खातों में कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले रेंट अकाउंट को समझते हैं। देखिए ये जो 3 प्रविष्टि दी है, इन्हीं प्रविष्टि की पोस्टिंग यहाँ पर आपको करनी है। रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट 4,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट बाय कैश, और एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो ये कर दिया बाय एक्रूड रेंट 6,000। अब इसका जो बैलेंस होगा
उस बैलेंस को ट्रांसफर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया टू पे एंड 24,000। क्लियर? खाते को हमने बंद कर दिया। चलिए एक्रूड रेंट अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले पिछले वर्ष का जो बैलेंस है वह इस खाते में लिखिए। टू बैलेंस BD 4,000 और अब जो एंट्री आपको दी है उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। सबसे पहले ये देखिए बाय रेंट 4,000 रुपीज़, वर्ष के अंत का एक्रूड रेंट टू रेंट 6,000, इसको बंद कीजिए, बाय बैलेंस CD से बंद कर दीजिए। यह हो गया एक्रूड रेंट अकाउंट। और अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूंकि यह इनकम है तो इनकम P&L के क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं, तो CR साइड पकड़िए। ठीक है, अगर आपने इसको गलती से भी DR में लिख दिया, सारा एडलेस सही कर दिया, तब भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बाय रेंट 22,000, ओपनिंग को लेस कीजिए एक्रूड को और क्लोजिंग को ऐड कीजिए, अमाउंट बाहर आ गया 24,000। 24,000 ही आना चाहिए क्योंकि पर मंथ 2,000 है, 12 से गुणा कीजिए 24,000। बैलेंस शीट में वर्ष के अंत का एक्रूड रेंट दिखाना है कितना? 6,000। अब यहाँ तक का जो वीडियो है इसे पुनः रिवाइंड कीजिए और पॉइंट को वापस समझिए। कहीं भी संशय है तो पुनः रिवाइंड कीजिए और समझिए, आपको एक्रूड रेंट का पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह था एडजस्टमेंट एंट्रीज पार्ट 7। अभी तक अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है एडजस्टमेंट एंट्री का, तो शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही जितने एडजस्टमेंट आपको समझाए गए हैं उन्हें फिर से समझिए और अपनी पुस्तक में जो प्रश्न इससे संबंधित आपको दिए हैं उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं। अगला जो एपिसोड है पार्ट 8, उसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन लेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य कीजिए। इस लिंक को अन्य साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके और अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट उनके लिए भी इजी हो सके। बहुत बहुत आभार है। लौटता हूं मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।